बहुत समय बाद सावित्री अपने गांव आई। अपने गांव की गलियों को पार करते हुए जब वह गुजर रही थी तो उसकी आंखों में उसके बचपन का अलहरपन और किशोरावस्था की मस्ती नाचने लगी। वह अपने गांव आना लगभग बंद कर चुकी थी क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी ऐसे दूसरे आदमी से करा दी जो उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम भी मिली। सावित्री बस चुपचाप यह शादी निभाती गई। लेकिन आज बरसों बाद जब अपने गांव बसने आई तो अपने प्रेमी को मिले बिना मन ही नहीं मान रहा था। उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए जहां विष्णु का घर था। कोई है? खट खट खट। और फिर से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा धक्के से खुल जाता है। भीतर एक खटिया पर एक बूढ़ा सा आदमी लेटा हुआ था। वह देखती है, यह तो उसका विष्णु ही है। क्या हालत कर दी है? विष्णु पहचाना? मैं हूं सावित्री, तुम्हारी सावित्री। आज बरसों बाद उसे देखकर विष्णु ने कुछ देर तो पहचाना ही नहीं। बरसों बाद गांव तुम्हारा प्यार ही खींच लाया। मैं तुम्हारी सुध लेने ही आई हूं। वह केवल उसे ताकता ही रह गया। वर्षों तक हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा ताकि हमारी गृहस्थी में कोई आंच न आए। पर आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूं, मेरा दिल किया कि मरने से पहले तुमसे मिल लूं। पलंग पर पड़ा विष्णु धीरे धीरे आंखें बंद करता है। उसकी हालत बेहद खराब है। सावित्री पूछती है, विष्णु, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? ऐसी गंदगी में क्यों सोए हो? क्या तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं है? नहीं सावित्री, मेरा कोई नहीं है। माँ और बहन भी समय के साथ साथ छोड़कर चली गई। मैंने विवाह नहीं किया सावित्री। तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का हाथ भी नहीं थामूंगा। क्या कह रहे हो विष्णु? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहना। मैं भी खुश रहूंगा। ये कैसी खुशी है? विष्णु हौले से मुस्कुराते हुए बस उसका हाथ दबा देता है। क्यों तुमने पूरा जीवन अकेलेपन में काट दिया? मुझे एक बार तो मिलकर कह देते, शायद मैं लौट आती। नहीं सावित्री, मैं नहीं चाहता था कि समाज में तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहे। मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर लोगी। मेरा क्या है? माँ ने बहुत ख्याल रखा, फिर बहन ने। अब आसपास के लोगों ने खाना पीना देकर मेरी इस हालत में भी मेरा साथ दे रहे हैं। कभी कभी लगता है वक्त आ गया है। नहीं, ऐसा मत कहो। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरा इलाज करेंगे। हाँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं चलकर बाहर जा सकूं। चलो विष्णु, आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाकर तैयार करूंगी। यह कहकर धीरे धीरे सावित्री विष्णु की बांह कर पकड़कर उठाती है और विष्णु के घर के बाहर बने खुले बाथरूम में उसे बड़े प्रेम से नहलाकर साफ करती है। दोनों की बूढ़ी आंखों में बचपन से लेकर जवानी के सारे दृश्य घूम जाते हैं, जब दोनों ने बहुत सारा समय एक साथ इसी तरह बिताया। लड़कपन में एक दूसरे को खूब भिगोया और खेला। क्या होली, क्या दिवाली, सब साथ ही मनते थे। गांव वाले फुसफुसाहट करते, पर विष्णु की माँ सावित्री को बड़ा पसंद करती थी। लेकिन सावित्री के भाइयों को मंजूर नहीं था कि सावित्री किसी दूसरी जात वाले लड़के से घुले मिले और शादी करें। वह तो बस अपनी बिरादरी का ही वर चाहते थे जो उनको सावित्री के बदले पैसा भी दे और बिरादरी में नाक बिना कटे ये बला टले। फिर सावित्री से 3 गुनी उम्र वाले आदमी से उसे बांध दिया, जो 10 वर्ष तक भी साथ न निभा पाया और स्वर्ग सिधार गया। भाइयों ने कभी मुड़कर न देखा। पिताजी तो बचपन में ही भगवान जी को प्यारे हो गए थे। जब वह 16 की हुई तो माँ भी चल बसी। वह जीती तो शायद कभी बुलाती। सावित्री ने अपने 2 बच्चे बड़े किए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया। वे उसे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु वह अब आज़ादी चाहती थी। उनका विवाह करने के बाद उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर रहेगी। लेकिन अब विष्णु से मिलने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि अब दुनिया कुछ भी कहे, बची हुई जिंदगी वह विष्णु के साथ ही बिताएगी। वह पूछती है, विष्णु, अपनी सावित्री से ब्याह रचाओगे? उसने कहा, एक शर्त है। हाँ, मैं तो सब शर्तें मानने को तैयार हूँ। बोलो तो, तुम मुझे रोज ऐसे ही नहलाओगी? दोनों जोर जोर से हंसते हैं। फिर क्या था? उनका अनोखा प्यार उस मोड़ पर आ मिला जहां लोग जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं।
कल रात की एक घटना ने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को झकझोर कर रख दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ मेरे दिल को गहराई से छुआ, बल्कि मुझे यह एहसास दिलाया कि हमारे रिश्तों की अहमियत क्या होती है, खासकर उन रिश्तों की जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा संबल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। करीब 7 बजे का समय था जब मेरे मोबाइल पर अचानक एक कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, भाभी जी, आखिर हुआ क्या है? भाभी जी की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने बस यही कहा, आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ आ सकते हैं? मैंने उन्हें बार बार पूछा, आपको क्या परेशानी है? भाई साहब कहाँ हैं? माता जी कहाँ हैं? लेकिन उधर से बार बार बस यही जवाब मिलता, आप जल्दी से आ जाइए। आवाज में घबराहट और असहायता थी। मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया, लेकिन 1 घंटा लगने का आश्वासन देकर वहां पहुंचा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि मेरे मित्र, जो कि एक जज हैं, अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रो कर बेहाल थीं। उनका 12 साल का बेटा भी बेहद परेशान नजर आ रहा था और 9 साल की बेटी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। मैंने तुरंत भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भाभी जी ने सामने कुछ कागजात रखे और रोते हुए कहा, देखिए, ये तलाक के पेपर हैं। ये कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। ये मजाक तो नहीं? लेकिन जब मैंने बच्चों से उनकी दादी के बारे में पूछा, तो बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की और भाई साहब से बात करने का प्रयास किया। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। चाय आई, लेकिन भाई साहब ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में वे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। उन्होंने रुंधे हुए गले से बताया कि पिछले साल से उनके घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई थीं कि भाभी जी ने साफ कह दिया था कि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकतीं। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते थे। नौकर तक अपनी मनमानी करने लगे थे। माँ रोज मेरे कोर्ट से लौटने के बाद रोती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन माँ ने कहा, बेटा, तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की, पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन कोई माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई साहब ने दर्द भरे लहजे में बताया, जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थीं। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुहक को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, जिसमें माँ का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी असीमित ममता शामिल थी। भाई साहब की बातों ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। वे लगातार रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। रात के 12:30 बज गए थे और मैं भाभी जी के चेहरे पर प्रायश्चित्त और ग्लानि के भाव देख सकता था। मैंने ड्राइवर से कहा, हम लोग अभी नोएडा जाएंगे। हम सभी लोग नोएडा के वृद्धाश्रम पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला गया। भाई साहब ने गेटकीपर के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूं। गेटकीपर ने पूछा, आप क्या करते हैं साहब? भाई साहब ने जवाब दिया, मैं जज हूं। गेटकीपर ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? ये सुनकर हमारे दिल में और भी दर्द भर गया। गेटकीपर अंदर गया और एक महिला वार्डन आई। उन्होंने बड़े कातर शब्दों में कहा, रात के 2 बजे आप लोग माँ को ले जाकर कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर को विश्वास दिलाया कि हम लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंततः वह हमें माँ के कमरे में ले गईं। कमरे में जो दृश्य था
उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। माँ के बगल में एक फोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी, और माँ ने उसे ऐसे सहेजा हुआ था जैसे वह उसकी आखिरी पूंजी हो। जब हमने माँ को बताया कि हम लोग उन्हें लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के अन्य बुजुर्ग भी जाग गए थे और उनकी आंखें भी नम थीं। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई और पूरे आश्रम के लोग हमें विदा देने बाहर तक आए। रास्ते में भाई साहब और माताजी अपने पुराने रिश्ते की गर्मी को फिर से महसूस कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी अब समझ चुकी थीं कि परिवार की खुशियों की असली चाबी कहाँ है। मैं वापस चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसे मरने से पहले मत मारो। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। अगर आपकी परिचित किसी परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें यह जरूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा और बेघर न होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो यह कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानिए, सब कुछ होगा आपके पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून केवल माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, ताकि कभी भी पश्चाताप न करना पड़े।